दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CT PYQ एक्सप्लेनेशन सेशन में। आज हम लोग अगस्त 6 2023 का क्विज 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे या लॉजिक कैसे लगाएंगे, मोस्टली ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस पे भी डिस्कशन करेंगे और लास्ट में मैं आपको एग्जाम टिप्स दूंगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एज्यूम करता हूं कि आप ये सारे प्री रिक्वायर्स को कंप्लीट करते हैं और आपके पास ये सारी चीजों का नॉलेज है, स्पेशली लिस्ट, डिक्ट, लिस्ट ऑफ डिक्ट, डिक्ट ऑफ डिक्ट एंड लिस्ट फंक्शंस एंड डिक्शनरी फंक्शंस। साथ ही साथ आपको वीक 1 to 4 का भी बेसिक नॉलेज है। तो अज्यूमिंग कि आपके पास ये सारा नॉलेज है, हम लोग अब आज का सेशन शुरू करें। तो हम लोग आ गए हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट एट द एंड ऑफ गिवन सूडो कोड। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये लिस्ट का क्वेश्चन है। तो अगर आपको लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, तो प्लीज पहले ये चीजें कवर कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट है और लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, दूसरा एलिमेंट है, इसी तरह ये और ये फिफ्थ एलिमेंट तक है। ये पूरे के पूरे का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आउटर लिस्ट है, इसी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो पॉइंट यहाँ पे बस ये बनता है कि जो भी आपका आउटर लिस्ट है उसके अंदर जब एक लिस्ट है तो वो पूरा लिस्ट एज अ सिंगल एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं और इसमें भी आप लिस्ट इंडेक्सिंग की तरह ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर देखिएगा तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है और ये फोर्थ इंडेक्स। चलिए अब देखते हैं। तो एम लिस्ट क्या है, हमारा एम्प्टी लिस्ट है फॉर ईच एलिमेंट इन एल। तो एलिमेंट क्या स्टोर कर रहा है, एलिमेंट ये सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। तो फॉर एग्जांपल से 1, 100, ए, तो ये एक एलिमेंट हो गया हमारा। ऐसे ये टोटल आपके 5 एलिमेंट्स तक जाएंगे, आई का जो एलिमेंट का वैल्यू है उस हिसाब से, ठीक है। फिर जेड एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग डू समथिंग प्रोसीजर यूज कर रहे हैं और उसमें पास क्या कर रहे हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या पास हो रहा है, ये लिस्ट पार्ट हो रहा है। तो अब आप देखिए, डू समथिंग एक्स, तो ये एक्स क्या है हमारा, ये एलिमेंट है और सपोज हमारा ये पहला ही वैल्यू है तो ये लिस्ट आपका पास हो जा रहा है। तो अब देखिए a इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ एक्स। तो अगेन ये लिस्ट के ऑपरेशंस का पार्ट है, तो प्लीज उसको समझ लीजिए। यहाँ पे a क्या स्टोर करेगा, आपका रेस्ट ऑफ एक्स। रेस्ट ऑफ एक्स का मतलब पहला वाला वैल्यू को हम लोग हटा देंगे और बाकी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये आ जाएगा 100, ए। अब अगर आप देखिए तो 100, ए आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिटर्न करना है। तो जब ये प्रोसीजर आपने कॉल किया तो आपने किसी को काम दिया, अब वो काम कंप्लीट हो गया तो वो क्या रिटर्न करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ए। तो आपको याद ही होगा ए ये है, तो फर्स्ट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ए जो है अगेन एक प्रोसीजर है लिस्ट के अंदर ही, और वो काम क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 100, तो ये 100 रिटर्न करेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रिटर्न कर रहा है इट्स एन एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ 100 ही होगा, नेक्स्ट टाइम में ये वाला चीज रिटर्न हो जाएगा, तीसरे टाइम में ये वाला चीज रिटर्न हो जाएगा, चौथे टाइम में ये हो जाएगा और फिफ्थ टाइम में ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जब हो जाएंगे तो फिर आपको जो लिस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 100, 99, 98, 97 एंड 96। आपको ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या। पहले वाले में सेम लिस्ट रिटर्न हो जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में अगर आप देखिएगा, यहाँ पे भी आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट की बजाय यहाँ पे सिंगल सारे वैल्यूज आ रहे हैं, बट सारे वैल्यूज नहीं चाहिए हमें। क्या सिर्फ 100 चाहिए, 99 चाहिए, 98 चाहिए, 97 चाहिए, 96 चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ ABCD आ रहा है जो कि नहीं हो सकता, हम लोगों को पहला वैल्यू 100 मिला है तो ये गलत है। और अब अगर आप देखिएगा तो 100, 99, 98, 97, 96 ये सारा का सारा सही है। तो यहाँ पे जो ये मैंने ब्रैकेट लिखा है इसकी आपको जरूरत थी ही नहीं, मैंने बस उसे समझाने के लिए यहाँ पे कि ये एलिमेंट है मैं ऐसा लिख दिया, बट एक्चुअली इसका आंसर यह होगा 100, 99, 98, 97 एंड 96। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जो भी मेरा डेटा प्रोवाइडर था उस पे लाइन बाय लाइन रन किया और विजुअलाइज किया कि किस तरीके से वर्क होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 है। और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अगर आप कोई भी गलत आंसर को टिक कर देते हैं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। द फॉलोइंग, तो अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। The following pseudocode executing using the words dataset and explode x returns a list of letter of word x। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये letter of word रिटर्न करता है एज अ लिस्ट। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज एक्सप्लोड के अंदर आप स्वीट वर्ड डालते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक लिस्ट मिल रहा है जिसमें s है, w है, e है, e है और t है। What will count represent at the end of execution। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, काउंट क्या रिप्रेजेंट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। काउंट का वैल्यू क्या है, 0। लेटर लिस्ट क्या है, एम्प्टी। ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट। While table 1 has more rows, read the first row x in table 1. Later list is equal to explode x dot word। तो आप जो भी टेबल है उसमें से जो पहला वर्ड होगा ये वो x dot वर्ड होगा। सपोज वो वर्ड स्वीट ही है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस चेक समथिंग लेटर लिस्ट। तो चेक समथिंग क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्रोसीजर है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आप काउंट क्या है ये नहीं निकाल पाइएगा। तो चलिए चेक समथिंग पे चलते हैं। प्रोसीजर चेक समथिंग क्या है, लास्ट लेटर फर्स्ट ऑफ एल। तो आपको याद होगा हमने ये लिस्ट बनाया था, तो मैं फिर से यहाँ पे लिस्ट के तौर पे वही चीज डाल देता हूँ, SWEET। ठीक है, लास्ट लेटर क्या है हमारा, फर्स्ट ऑफ एल। तो लास्ट लेटर हमारा फर्स्ट ऑफ एल है, तो फर्स्ट ऑफ एल क्या मिलता है, S। रेस्ट लिस्ट क्या हमारा बचेगा, WEET। ये S को रिमूव कर देगा और रिमेनिंग सारे आपको दे देगा। For each letter in rest list, if letter is equal to last letter, लास्ट लेटर याद रखिएगा हमारा कांस्टेंट S है और ये लेटर जो है इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। सबसे पहले बार W होगा, दूसरी बार E होगा, फिर तीसरी बार E होगा, फिर T होगा, वैसा करके। अगर ऐसा कोई भी लेटर मिल जाता है जो कि यहाँ पे इन केस जब हम लोग W को रिमूव करके E के पास आएंगे तो हो जाएगा, तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है, 1। और लास्ट लेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा उस, नहीं तो लेटर। ये इफ के बाद वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये इफ यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इफ कंटिन्यू हो रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये इफ के बाद रन होगा। अब देखिए लास्ट लेटर क्या है, लेटर। तो लास्ट लेटर सपोज यहाँ पे मेरा लास्ट लेटर एस था, तो अब मेरा लास्ट लेटर यहाँ 1 हो चुका है। और अगर बाय द वे लेटर जो है ये नॉट इक्वल टू लास्ट लेटर है, यानी कि ये लेटर नॉट इक्वल टू लास्ट लेटर हो जाता है, जो कि फॉर मोस्ट ऑफ द केस, तो उस समय हम लोग लास्ट लेटर का वैल्यू क्या कर देंगे, लेटर। तो अगर मेरा पहला वैल्यू जो था एस वो नहीं हो रहा है और यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा है, तो डब्ल्यू मिल रहा है, तो लास्ट लेटर अब मेरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो जब मैं नेक्स्ट रन में आइटरेशन करूंगा तो ये वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ई। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये मेरा ई होगा, तो जब मेरा ये दूसरा वाला इस पे रन करने जाएगा, जब ये लेटर का वैल्यू दूसरा वाला मेरा यहाँ पे आ जाएगा लेटर के लिए, तो ये चीज शुरू हो जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा, 1। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तब आउटपुट क्या कर दो, 0। एंड चेक समथिंग। तो यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि काउंट क्या था हमारा इनिशियली, 0, और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस चेक समथिंग। तो ऑब्वियसली अगर इसको काउंट करना है तो इसको मोर देन 1 मिनिमम होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 मिनिमम सेम लेटर्स आने ही चाहिए। तो इस बेसिस पे हमारा काउंट क्या स्टोर कर रहा है, तो काउंट स्टोर कर रहा है आपका ऑप्शन पे देखिएगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स विथ एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ सेम लेटर। तो सेम लेटर क्या था हमारा, ई कॉमा ई था, और एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस क्यों, क्योंकि एक बार तो ये हो सकता है उसके बाद फिर दोबारा कभी आ जाए तो फिर ये चीज ट्रू हो जाएगा, फिर 1 रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या होगा, काउंट आ जाएगा। तो काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ जो भी, तो नंबर ऑफ वर्ड्स। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि टू मोस्ट क्यों नहीं होगा, तो इसलिए मोस्ट नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम आप कितना ले सकते हैं, मिनिमम आपका 1 हो सकता है, मैक्सिमम n तक जा सकता है लेटर्स, सेम लेटर्स। तो इसलिए हम लोग एटलीस्ट लेंगे, यहाँ पे एटमोस्ट नहीं लेंगे। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज गलती मत कीजिए। नंबर ऑफ वर्ड्स विथ एग्जैक्टली 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस, नहीं, एग्जैक्टली 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि मोर देन 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, इसलिए ये गलत है। नंबर ऑफ वर्ड्स विथ नो कॉन्सिक्यूटिव ऑकरेंस ऑफ सेम लेटर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन 1 तभी रिटर्न कर रहा है जब लास्ट लेटर का वैल्यू सेम आ रहा है और लेटर के वैल्यू से। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर आपको
नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या करें, जो भी आपको डेटा में दिया हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डेटा में भी प्रोवाइडेड नहीं हो कोई चीज, तो आप आर्बिटरी अपने मन से कुछ चीजें बना करके सोच करके उस पर आप काम कर सकते हैं। तो उससे आपको विजुअलाइजेशन करने का थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा। और अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि ये क्वेश्चन में आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट का कॉन्सेप्ट एंड लिस्ट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग सूडो कोड एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट। डेटा सेट आपका क्या है? वर्ड्स। व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आप ध्यान रखिए, आपको काउंट चाहिए। तो a इज इक्वल टू 10,000 एंड काउंट इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू लिस्ट। तो जैसे ही आपको ऐसा कुछ बड़ा वैल्यू मिल जाए ना, सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम काउंट करे, मोस्ट प्रॉब्ली वो मिनिमम काउंट करता है। ठीक है। While table 1 has more rows, read first row x in table 1। तो x क्या है? आपका फर्स्ट वैल्यू है टेबल 1 का। l इज इक्वल टू एड समथिंग l ऑफ x। तो ये आपका क्या है? प्रोसीजर। इसमें आप पास क्या कर रहे हैं? l। तो इनिशियली ये एम्प्टी, और x का वैल्यू क्या है? जो भी आपका x का वैल्यू होगा। तो एड समथिंग कुछ काम करेगा, हम लोग देखेंगे वो क्या करता है। इफ वर्ड x डॉट वर्ड एंड्स विद फुल स्टॉप, इफ लेंथ ऑफ l इज इक्वल टू ए, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो एक बार काउंट हमें यहाँ मिला। इफ लेंथ ऑफ l इज लेस देन a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ l, काउंट इज इक्वल टू 1। और दूसरा वन काउंट हम लोगों को यहाँ मिला। लेकिन दोनों में आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ l निकालने बोल रहा है, और आपको पता है l एक एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि एड समथिंग कुछ ना कुछ तो करो। l का जो भी लेंथ आ रहा है वो a के बराबर होना चाहिए, मतलब ये 10,000 के बराबर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एड समथिंग पे चलते हैं। एड समथिंग m। तो याद रखिए ये m क्या था? आपका l था। y क्या था? x था। i इज इक्वल टू 1 इफ i इज लेस देन y डॉट लेटर काउंट। तो ये आपका जो भी y था वो वर्ड था, और उस वर्ड में जितने भी लेटर काउंट थे, तो लेटर काउंट जो है ये आपको डेटा सेट में प्रोवाइडेड होगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं प्रोवाइडेड होगा, बट यहाँ पे आपको उसकी जरूरत नहीं है। p इज इक्वल टू ith लेटर ऑफ y डॉट वर्ड। p का वैल्यू क्या है? y डॉट वर्ड का ith लेटर। तो अगर मैं वर्ड का ले लेता हूँ word, तो अगर मैं वर्ड ले रहा हूँ तो p जो है सपोज वो मेरा w को होल्ड करेगा, मतलब जो भी मेरा लेटर होगा ith पोजीशन पे तो उसको होल्ड करेगा। इफ नॉट मेंबर m कॉमा p, m इज इक्वल टू m प्लस प्लस p, i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो i इज इक्वल टू i प्लस 1 अगर दिखे तो एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं ये वाइल लूप के अंदर तो नहीं है, और इंडीड ये वाइल लूप के अंदर है, तो हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये तब तक रन होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। अब सवाल उठता है कि ये चीज क्या है, इसको कैसे तोड़ें? तो मैं दिखाता हूं। नॉट मेंबर m कॉमा p। तो आप ये जान लीजिए कि अगर मेंबर आपसे पूछ रहा है, तो चाहे वो लिस्ट हो या डिक्शनरी, अगर उसमें कुछ ऐसा पास कर रहा है, इसका मतलब है कि क्या x इज प्रेजेंट इन l। अब इसका दो ही आंसर हो सकता है, या तो ट्रू यानी कि है, या फिर फॉल्स यानी कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर इफ नॉट मेंबर m कॉमा p यानी कि नहीं है, तो अगर यहाँ पे आप इसको तोड़िएगा तो आपको मिलेगा नॉट ऑफ ट्रू, यानी कि अगर ये होता तो ट्रू हो जाता, तो अगर ये ट्रू हो जाता तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होता? फॉल्स हो जाता। तो अगर ये फॉल्स हो जाता, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इफ कंडीशन के अंदर अगर फॉल्स हो तो हम लोग सीधे नीचे वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो वो होता। लेकिन मान लीजिए कि वो मेंबर नहीं हो, यानी नॉट ऑफ फॉल्स, वो क्या होगा? ट्रू होगा। तो अब हमारा ट्रू हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इसके अंदर जाना होगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। m इज इक्वल टू m प्लस प्लस p। तो ये थोड़ा अगर क्रिप्टिक लग रहा है, तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि लिस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बट इसका मतलब ये है कि m जो था वो l था। याद रखिए l क्या था? हमारा एक एम्प्टी लिस्ट था। उसमें क्या ऐड करना है हमें? जो भी p है वो ith लेटर ऑफ वर्ड। तो सपोज w वो चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, मेंबर नहीं है, तो मैं l में क्या ऐड कर दिया? w को। तो मेरा l का वैल्यू क्या हो गया? सबसे पहला w। फिर इसी तरीके से O भी हो सकता है, R भी हो सकता है, D भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। अगर मेरा ये वैल्यू रिपीट कर लेता तो यहाँ पे गलत हो जाता, यानी कि ये मुझे क्या दे रहा है? डिस्टिंक्ट लेटर। अब हम लोगों को फाइनली m मिलेगा। तो m क्या किया? डिस्टिंक्ट लेटर्स वाले लिस्ट को क्रिएट कर दिया। अब यहां से हम लोगों को मूव ऑन करना है इसमें। तो लेंथ ऑफ l इक्वल टू a। तो आप मुझे खुद बताइए, जब लेंथ ऑफ l हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड को अगर ले लें तो इसका लेंथ क्या होगा? 4 होगा। क्या 4 1000 के बराबर है? नहीं है। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये गलत हो जाएगा।
ये पार्ट में नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाले इफ कंडीशन को चेक करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ इफ एल्स नहीं है, यहाँ सिर्फ इफ है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो भी हम लोग इसमें जाएंगे और ट्रू होगा तो भी इसमें जाएंगे। तो लेंथ ऑफ एल लेस देन है, तो ऑब्वियसली मेरा 4 जो है वो लेस देन 10,000, तो a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल। तो a का वैल्यू मैं क्या ले लूंगा, a का वैल्यू मैं 4 ले लूंगा यहाँ पे, क्योंकि लेंथ ऑफ एल मेरा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, और ये कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा था। और काउंट का वैल्यू क्या कर दिए हम लोग, काउंट इनिशियली 0 था, काउंट का वैल्यू हम लोग 1 कर दिए। अब जब काउंट का वैल्यू 1 हो गया तो फिर नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ एल क्या है हमारा, एम्प्टी हो चुका है। जब ये सारा प्रोसीजर रन हो चुका तो अब उसके बाद हम लोग एल को एम्प्टी कर दिया। अब एल को एम्प्टी करने के बाद फिर से हम लोग इसमें जाएंगे, तो ऐसा फिर आप देखिएगा कि लेंथ ऑफ एल जो है वो ए के बराबर है, तो काउंट का इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू अब क्या है मेरा 4 है, और लेंथ ऑफ एल का वैल्यू भी मेरा क्या है, अब ये 0 है, एल एम्प्टी हो चुका है, राइट। तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर ये वाला कंडीशन रन होगा, तो ये क्या कर रहा है, मिनिमम ढूंढ रहा है, राइट। अगर आप देखिएगा तो ये मिनिमम का कोड भी है, बस यहाँ लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है। तो ये शॉर्टकट है, अगर आप पैटर्न पहचान सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये मिनिमम निकाल रहा है, नहीं तो आपको इसको इस तरीके से जाना पड़ेगा वर्थ। इसके बाद अगर आप जाइएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मिनिमम मिल गया और डिस्टिंक्ट मिल गया। अब अगर ऑप्शन में आपका कुछ भी इससे मैच कर रहा होगा तो वो हम लोगों का ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक बार, नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स मतलब सारे के सारे आ जाते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट। नंबर ऑफ सेंटेंस विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स नहीं ले रहे हैं हम लोग लेटर्स ले रहे हैं, तो ये गलत है अगेन। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स, हाँ डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मिनिमम भी फुलफिल हो रहा है और लेटर्स भी फुलफिल हो रहा है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ सेंटेंसेस, तो ये नंबर ऑफ सेंटेंसेस कहां से आ रहा है, काउंट से आ रहा है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच इज मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वर्ड्स अगेन आ रहा है इसलिए गलत हो जा रहा है और ये लेटर्स होगा सिर्फ। तो इस तरीके से आपको चीजों को विजुअलाइज करना आना चाहिए आपके एग्जाम में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है और इन्होंने जानबूझ के ये दिया है ताकि आप फ्रस्ट्रेट होइए, बट हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और हमें इसके ऊपर लाइन बाय लाइन चलना है। और इसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा भी मत कीजिएगा कि क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में ही आंसर मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। अगेन ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है और इसका मैक्स मार्क्स भी आप देख सकते हैं 5 मार्क्स है, तो टाइम तो लगेगा। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the Olympics dataset. The template of Olympics dataset attached in the beginning of this paper. तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है हमारा ओलंपिक डेटा सेट। देखिए ओलंपिक डेटा सेट में आप देख सकते हैं सीक्वेंस नंबर है, नेम है, जेंडर है, नेशनलिटी है, होस्ट कंट्री है, ईयर है, स्पोर्ट्स है, मेडल है, और ये एक तरीके का टेबल है यहाँ पे। तो अगर मुझे कुछ भी एक्सेस करना है तो मैं एक्सडॉट जो भी मुझे कॉलम नेम चाहिए वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उससे क्या होगा, मुझे वैल्यूज मिल जाएंगे। बट इट टर्न्स आउट कि इन्होंने क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछा, तो हमेशा क्वेश्चन पे स्टिक रहिए, आपका काम ज्यादा आसानी से होगा। तो चलिए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन मेडल डेक stores a dictionary with player's name as key mapped to another dictionary। तो आप जैसे ही ये चीज देख रहे हैं ना, player's name mapped to another dictionary, मन ही मन सोच लीजिए कि ये nested dict है। और अगर आप चाहें तो ये देखिए, the next dictionary stores the medal type as key mapped to list of years in which player won that medal। तो ये काफी लंबा चौड़ा कोड है, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इफ अ प्लेयर XYZ हैज वॉन अ सिल्वर मेडल इन 2006, a gold medal in 2008 and another silver medal in 2011, then medal dict क्या स्टोर करेगा, इस टाइप से कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आउटर की है और इसका ये नेम है प्लेयर का। उसके बाद ये क्या है, मेडल नेम है, और ये क्या है, विच ईयर वॉन, किस ईयर में आप जीते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सिल्वर अलग है, गोल्ड अलग है, प्लैटिनम अलग है, तो उस टाइप से। रीजन क्या है इनका ये देने का, ताकि आप इस डेटा सेट को यूज कीजिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अज्यूम दैट एवरी प्लेयर हैज डिस्टिंक्ट नेम, मतलब यूनिक नेम है, ठीक है। But the pseudocode may have mistakes. Identify all such mistakes. Assume that all statements not listed in the option below are free from errors. It is a multiple select question. तो इस क्वेश्चन के लिए एक सजेशन ये रहेगा कि आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए
और दूसरा कि एमएसक्यू है तो अगर आप 100% कंफर्म नहीं है किसी आंसर से तो उसको टिक मत करके आइएगा, नहीं तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे भले आप एक भी सही किए हो तो। और आपको ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना आना चाहिए इसमें। अब देख सकते हैं मिडिल डिक्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, तो ये मुझे काफी हद तक सही लग रहा है। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, ये भी सही है। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, तो ये भी सही है। इफ इज की मिडल डिक्ट एक्स डॉट नेम, तो ये क्या कर रहा है, इज की एक फंक्शन है जो ये चेक कर रहा है कि मेरा जो डिक्शनरी है वो मिडल डिक्ट है यहाँ पे, और उसमें जो नेम है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो यानी इसका आउटपुट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज ट्रू आएगा यानी कि वो नेम प्रेजेंट होगा उस डिक्शनरी के अंदर, तब जाकर के हम लोग इसमें जाएंगे। ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इफ नॉट इज की मिडल डिक्ट एक्स डॉट नेम कॉमा एक्स डॉट मिडल, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ये हो क्या रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। ये इज की तो आपको पता चल ही गया कि ये की प्रेजेंट है कि नहीं ये बताता है, बट ये मिडल डिक्ट क्या है, मिडल डिक्ट आपका मेन डिक्शनरी है, आप देख सकते हैं। एक्स डॉट नेम, तो एक्स डॉट नेम क्या है आपका ये नेम, तो यहाँ पे मिडल डिक्ट और एक्स डॉट नेम एक्चुअली क्या कर रहा है, यहाँ पे ये की का काम कर रहा है। और ये की जो है ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपका डिक्शनरी के अंदर होगा। ये की वैल्यू रिटर्न करने के लिए यहाँ पे है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि डी ऑफ ए, तो इसका मतलब ये होता है कि ए का डिक्शनरी डी में जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करो। ये थोड़ा स्पेसिफिक है, और अगेन अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो प्लीज डिक्शनरी का देख लीजिए, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, मैं टॉप पे लिंक में दे दूंगा। एक्स डॉट मिडल, तो बेसिकली ये बस मिडल चेक कर रहा है कि क्या ये मिडल प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक्स डॉट मिडल का मतलब यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड से है। ठीक है, तो अगर ये चीज प्रेजेंट है तो ये ट्रू हो जाएगा, और फिर नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोगों को नीचे वाले लाइन में जाना है। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है, तो अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपका काम क्या है, की बनाने का काम है। आपको पहले ये की बनाना पड़ेगा पर्टिकुलरली डिक्शनरी में, तभी जाके आप इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडल डिक्ट एक्स डॉट नेम एक्स डॉट मिडल इज इक्वल टू मिडल डिक्ट एक्स डॉट नेम एक्स डॉट मिडल प्लस प्लस एक्स डॉट ईयर। तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास डिक्शनरी का वैल्यूज ही नहीं है तो आप इस पे काम कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये ईयर वैल्यू डालना चाहिए ना मिडल में, तब जाकर के आप काम कर सकते हैं ना। और ईयर क्या है हमारा, ये चीज है, वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पे एक एरर हो सकता है हम लोगों का। एल्स, तो अगर ये इज की जो है यहाँ पे फॉल्स नहीं होके यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है, तो नॉट की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इधर वाले पार्ट में आ जाएगा। तब एल्स मिडल डिक्ट एक्स डॉट नेम एक्स डॉट ईयर, तो ये चीज इधर हो जाना चाहिए कायदे से। एक एरर यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। और अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, मतलब कि ये इज की वाला, मतलब ये पर्टिकुलरली जो आपका यहाँ पे हम लोग निकाले थे ना एक्स वाई जेड, यही प्रेजेंट नहीं है इस वाले इफ की वजह से, तो हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे इस वाले एल्स के। और तो आपको क्या मिला, मिडल डिक्ट एक्स डॉट नेम एक्स डॉट मिडल। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक्स डॉट ईयर कैसे डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो एक गलती यहाँ पे हो सकती है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने ढूंढ ली, तो मैंने जैसे रन थ्रू किया, आप चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। चलिए ऑप्शन को मैच करके देखते हैं कि क्या हमारे निकाले हुए सही है। लाइन 1 करेक्ट आंसर है मिडल डिक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग कोई गलत नहीं है। द करंट स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय मिडल डिक्ट एक्स डॉट मिडल एक्स डॉट ईयर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ईयर को क्रिएट कर रहा है, अपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये ईयर है ही नहीं, तो आप कैसे इस पे कर सकते हैं। इसलिए ये ईयर वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए। लाइन नंबर 6 वो जो है उसमें एरर है, तो ये सही हो जाएगा। लाइन नंबर 9 करंट स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्स डॉट ईयर। तो आप जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये चीज यहाँ आना चाहिए था, तो लाइन नंबर 9 जो है वो ये है। तो ये वाला फिर से गलत है, एल्स पार्ट गलत नहीं है, एल्स तो सही है, क्योंकि ये फॉल्स होगा तो एल्स में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला पार्ट गलत है, तो इसलिए ये नंबर 9 जो है वो भी यहाँ पे ऑप्शन सही है कि हाँ ये गलत है। और लाइन नंबर 13 में आपको इस टाइप का डिक्शनरी बनाना है, जो कि मैंने बात किया था आपसे। सो यहाँ पे डिक्शनरी नहीं है, इसलिए लाइन नंबर 13 भी गलत है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, बट अगर आप इस तरह से चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन फिर भी नहीं समझ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे नोटिफाई कर दीजिएगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन पेपर में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है।
let LA be sorted list of integers in ascending order and X be an integer. The procedure insert LA comma X returns the list LB where X is added to LA such that LB remains sorted. But the procedure may have mistakes. Identify all such mistakes. Assume that all statements listed in option below are free from errors. तो ये error checking वाला है, तो अगेन हम लोग इसको ये करेंगे और हम लोगों को मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है मेनली कि इस सूडो कोड में क्या गलती है। बट उन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको विजुअलाइज करना समझिए कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो LA क्या है, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, तो आपको एक सिंपली लिस्ट बना लेना है 1 2 5 7 एंड से 9 और x भी एन इंटीजर, तो x को मैं ले लेता हूं 6। प्रोसीजर इंसर्ट L रिटर्न्स LB where x is added LA such that LB remains sorted। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो LA इसके ऊपर मैंने कोई इंसर्ट फंक्शन रन कर दिया और मैंने बोला कि LA है और उसमें मुझे क्या इंसर्ट करना है 6, तो मुझे इसमें 6 कहीं ऐड करना है, बट मुझे इस तरीके से ऐड करना है कि ये जो है ये सॉर्टेड ही रहे। तो अगर मुझे रिटर्न करना है तो मुझे अल्टीमेटली क्या रिटर्न करना है, मुझे अल्टीमेटली रिटर्न करना है 1 2 5 6 7 एंड 9। तो प्रोसीजर इंसर्ट LA कॉमा X, तो LB इज इक्वल टू डिक्शनरी। बट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, LB रिमेन्स सॉर्टेड, LB इज अ लिस्ट नॉट डिक्शनरी, तो यहाँ पे एक गलती हो सकती है मेरी। फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नीचे जब चाहिए तो इफ कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रू। तो फॉर ईच A इन LA, तो A क्या है आपका आइट्रेटर है, A का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा आपका, ये जो मेरा मेनली लिस्ट है उसके सारे इंडिविजुअल वैल्यूज 1 2 5 6 7। इफ फ्लैग, तो अगर ये चीज दिया रहे तो इसका मतलब है कि जो भी इसके अंदर है वो ट्रू होना चाहिए तभी ये रन करेगा। तो फ्लैग का वैल्यू इनिशियली ट्रू है तो दैट्स नॉट अ इश्यू। अब x लेस देन इक्वल टू A, तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या जो x है वो लेस देन इक्वल टू A है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू सपोज हम लोग 6 ही लेके चल रहे हैं, तो 6 लेस देन इक्वल टू 1 2 3 5 7 9। अगर आप देखिएगा तो 6 का वैल्यू 1 2 और 5 के लिए बिल्कुल भी लेस देन नहीं है, तो यहाँ पे ये फेल्स हो, लेकिन यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, 6 का वैल्यू 7 और 9 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LB में 6 का वैल्यू ऐड करेंगे, बट अगर आप देखिए तो यहाँ पे A का वैल्यू ऐड किया जा रहा है एज एन एलिमेंट, तो हम लोगों को X का वैल्यू ऐड करना है, तो यहाँ पे एक लाइन में गलती हो सकती है और फ्लैग का वैल्यू करते हैं ना फॉल्स। ओके, अब अगर आप देखिएगा तो फ्लैग का वैल्यू फॉल्स हो गया, और अगर बाय द वे आपका ये कंडीशन जो है फ्लैग जो है वो ट्रू नहीं रहता, किसी वजह से यहाँ फॉल्स हो गया, इसके बाद जब हम लोग चेक करने जाएंगे तो ये सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, फॉल्स आफ्टर रनिंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड कैलकुलेटिंग इंसर्टिंग 6। तो उसके बाद क्या रिमेनिंग सारे वैल्यूज आ जाएंगे, तो अभी तक हमारे पास 1 2 5 फिर 6 आ गया। अब रिमेनिंग जो भी A का वैल्यू है, तो A का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा LA हम लोगों को जैसा चाहिए वैसा मिल चुका है। तो अब अगर आप देखिएगा तो फ्लैग का वैल्यू इनिशियली आपका क्या था, ट्रू। तो अगर ये कंडीशन मेरा यहाँ पे जो इफ ब्लॉक है ये कंडीशन खत्म होता है तब मैं इस वाले पार्ट में आऊंगा, तो इफ नॉट फ्लैग होगा या फ्लैग होगा, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए तभी आप एक्स इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये कंडीशन फिर से गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है नॉट आ जा रहा है, नॉट का जरूरत नहीं है, फ्लैग का इनिशियल वैल्यू तो फॉल्स है, फ्लॉग का इनिशियल वैल्यू तो ट्रू है, तो नॉट ऑफ ट्रू करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन में रन नहीं होगा। लेकिन हम लोग को तो ये कंडीशन चाहिए ताकि हम लोग एक्स को इंसर्ट कर सकें, तो वो चीज तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए ये फिर गलत है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, LB शुड बी इनिशियलाइज एम्प्टी लिस्ट, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन डिक्शनरी के तौर पे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ये गलती है। लाइन एक्स शुड अपेंड द लिस्ट ऑफ LB, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ A आ रहा है, तो ये, और इनकरेक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन एट लाइन 13, तो मैं इसको नोटिफाई किया, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इन दोनों को सिर्फ टिक करके आ सकते हैं और अप्रोच वही रहेगा जो मैं आपको बताया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर आप डेटा सेट लेकर के इसको रन करने जाते हैं तो आपको कितना आसानी पड़ता है। तो ये काफी अच्छा टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है बट हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपके डेटा सेट में क्वेश्चन नंबर 8 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग सूडो कोड इज यूज्ड ड्यूरिंग द ओलंपिक्स डेटा सेट। टेम्पलेट ऑफ ओलंपिक्स डेटा सेट इज अटैच्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पेपर, व्हाट विल बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर आप चाहें तो आप ओलंपिक्स डेटा सेट देख सकते हैं, अगर आपको डिफरेंस है तो। मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिना डेटा सेट के आपको करना सिखाता हूँ। डी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्ट यानी डिक्शनरी, while table 1 has more rows, read the first row x in table 1. D is equal to update dict d comma x dot sport। तो याद रखिए
आपका जो भी ओलंपिक्स डेटा टेस्ट है उसमें स्पोर्ट्स कॉलम करके भी एक कॉलम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट डिक्ट। तो ये जो डी है ये क्या है, एम्प्टी डिक्ट है। इसको हम लोग अपडेट डिक्ट प्रोसीजर में पास कर रहे हैं और उसका वैल्यू डी में स्टोर कर रहे हैं। तो डी हमारा वेरिएबल है। आपको फिगर आउट करना है सबसे पहले कि ये डी क्या है। तो चलिए देखते हैं अपडेट डिक्ट क्या है। इफ इज की डी कॉमा ए, तो ध्यान रखिए ये ए क्या है, स्पोर्ट्स, और डी क्या है आपका डिक्ट जो एम्प्टी था। इफ इज की डी कॉमा ए, तो याद रखिए इज की हमारा क्या दे रहा था हम लोगों को, की प्रेजेंट है यानी, तो इसका आंसर या तो ट्रू था या फॉल्स था। अब अगर ये ट्रू है तब डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस वन। तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, इसको देखते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, डी ऑफ ए इज इक्वल टू वन। तो अगर आप देखिएगा तो ये थोड़ा क्रिप्टिक लगेगा, बट ये कुछ नहीं कर रहा है, ये कर रहा है आपका डी ऑफ ए कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ए क्या था, स्पोर्ट्स था। तो सपोज वो मेरा स्पोर्ट्स था टेनिस, तो मैं उसको टी से डिनोट करता हूँ। इसका वैल्यू मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, वन कॉमा, फिर नेक्स्ट कोई वैल्यू आएगा सपोज स्विमिंग, उसका फिर वैल्यू क्या होगा, वन। तो ध्यान रखिए कि इस टाइप से आपका दो वैल्यू मिल गया। अब मान लीजिए आपका फिर से टी आ जाता है। तो अब अगर आपका टी आ जाता है जो कि टेनिस के लिए था हमारा, तो इज की डी कॉमा ए, यानी कि आपका जो भी डी है वो आपने पास कर दिया, और कॉमा ए क्या है आपका, टेनिस। तो ये टेनिस इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है ना, तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस वन। तो यहाँ पे डी ऑफ ए क्या है, ये बेसिकली डिक्शनरी का ए वैल्यू एक्सेस कर रहा है यहाँ पे, और ये डी का ए का वैल्यू क्या था, टेनिस। तो डी ऑफ ए इज प्लस वन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डी ऑफ ए में स्टोर क्या करना है हम लोगों को, डी ऑफ ए प्लस वन। तो डी ऑफ ए में ऑलरेडी मेरे पास एक वैल्यू क्या स्टोर था, वन, और वन के ऊपर फिर मैंने वन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में डी ऑफ ए कुछ नहीं कर रहा, काउंटिंग कर रहा है उस स्पोर्ट्स की। ये हो गया हमारा डी। ये क्या स्टोर करने लगा हमारा, स्पोर्ट्स नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्पोर्ट। बी इज इक्वल टू फाइंड वैल्यू डी। अब अगर आप देखिएगा तो ये सारा चीज से हम लोग निकल करके बी इज इक्वल टू फाइंड वैल्यू डी, और हम लोग को क्या चाहिए, बी ही चाहिए। तो बी पे फोकस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीजर फाइंड वैल्यू डी, वी इज इक्वल टू 0 फॉर ईच ए इन कीज ऑफ डी। तो अभी तक में हमारा जो भी वैल्यूज है वो टेनिस इज इक्वल टू 2 है, स्विमिंग इज इक्वल टू 1 है, इस टाइप का कीज हम लोग पास कर रहे हैं। तो अब हमारा जो ये कीज ऑफ डी है, तो ये क्या स्टोर कर रहा है, ये हम लोगों का स्टोर कर रहा है टी और एस, सिर्फ और सिर्फ। तो ए का वैल्यू या तो टी होगा या फिर एस होगा एज एन आइटरेटर। तो डी ऑफ ए ग्रेटर देन वी, तो वी का वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, डी ऑफ ए ग्रेटर देन 0। तो डी ऑफ ए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका डिक्शनरी था, तो डी ऑफ टी कीजिएगा, तो इसका मतलब है कि आप जो भी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा वैल्यू क्या था, एक्सेस 2। तो 2 क्या ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली है। तो v इज इक्वल टू डी ऑफ ए। तो v का वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ ए क्या था मेरा, 2 था, तो v का वैल्यू क्या हो गया, 2। तो अगर आप देखिएगा तो अगेन आपको एक ही सेम पैटर्न मिलेगा जो आपने वीक 1 या 2 में पढ़ा था, मैक्सिमम, और कुछ नहीं है, बस डिक्शनरी पे अप्लाई कर दिया गया है। तो अगर आप वीक 1 के कॉन्सेप्ट से क्लियर है तो आप ये सारे पैटर्न्स आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज की टू सीटी। तो फिर रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग फाइनली इसके बाद, वी। अब वी रिटर्न कर दिए तो वो हमारा किस में स्टोर हो गया, बी में। तो वी क्या रहा, मैक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स इन पर्टिकुलर स्पोर्ट। देखिए नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच स्पोर्ट, गलत, सारे स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, मोस्ट फ्रीक्वेंट के लिए है, तभी तो हमारा ये वाला वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे वी हो रहा है, तो गलत। टोटल काउंट ऑफ प्लेयर्स इन ओलंपिक डेटा सेट नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग टोटल काउंट नहीं कर रहे। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन मोस्ट फ्रीक्वेंट स्पोर्ट, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू स्पोर्ट्स की, और ये प्लेयर्स ही आ रहा है तो हमारा प्लेयर सेटिस्फाई हो रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट सेक्रेट हो रहा है, स्पोर्ट्स सेटिस्फाई हो रहा है। और नंबर क्यों, नंबर इसलिए क्योंकि हम लोगों का ये जो भी वैल्यू 2 3 है, ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर होता है, इसलिए ये सही है। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट स्पोर्ट्स ये गलत है क्योंकि हम लोग एक्चुअली प्लेयर काउंट निकाल रहे हैं ना कि स्पोर्ट्स काउंट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहता हूँ। द फॉलोइंग सूडोकोड इज यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल काउंट 1 रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर आप इसका सूडोकोड देखिएगा तो आप एकदम इंटिमिडेट हो जाइएगा कि ये कितना बड़ा सूडोकोड है, मैं इसको कैसे डाइसेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे की ये है कि आप इस पे आंख गड़े रखिए, काउंट 1 हम लोगों को चाहिए, और साथ ही साथ आप कुछ पैटर्न आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप फास्ट तरीके से करना। बट यहाँ पे जो पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ वो ये कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिक्शनरी है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी है।
और बाद में इसमें कुछ आ जा रहा है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो हमेशा ऐसे कीजिए कि आपका डिक्शनरी जो है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी है, यानी कि जब भी आप इस पे काम करने जाइएगा आपको इसको फिल करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। चलिए देखते हैं कि इसको फिल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का ये कि प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग सीधे एल्स पार्ट में आ रहे हैं। तो एल्स पार्ट में क्या है, एक्सट्रॉट वर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। तो यहाँ पे ये हो रहा है, डी एक आपका वैल्यू है। अब आपका जो भी वर्ड्स है, तो सपोज वो W है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, एक एम्प्टी डिक्शनरी। अब इस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये नया की क्रिएट किया जा रहा है। जब भी आपको कुछ भी कोटेशन मार्क्स में दिख जाए ना, मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक की होता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है आपका डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, और उसका वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 1। एलसी मतलब होता है लेटर काउंट। तो लेटर काउंट इज इक्वल टू जो भी लेटर काउंट होगा उस पर्टिकुलर वर्ड, ये हम लोग स्टोर करेंगे, बट फॉर द सिंगल वैल्यू ऑफ अ वर्ड। अब एक वर्ड तो एक ही नहीं होगा ना, नेक्स्ट वर्ड भी हो सकता है। सपोज ए हो तो फिर से आपको ऐसा ही एक डिक्शनरी बनाना है। फिर आपको मिल गया सपोज बी, तो आपको फिर से एक ऐसा डिक्शनरी बनाना है। तो ये आपको मैं ये बताना सिखाया ये मैं आपको ये बनाना सिखाया कि अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो आप कैसे काम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर कोई की प्रेजेंट है डी कॉमा एक्स डॉट, तो कोई वर्ड प्रेजेंट है, सपोज ए प्रेजेंट है, दूसरी बार प्रेजेंट है कोई वर्ड, और तब हम लोग क्या करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी की है तो ये चीज आपका वैल्यू एक्सेस करेगा। इस साइड वाला हमेशा RHS जो होता है वो वैल्यू एक्सेस करने के लिए होता है, और ये वाला चीज स्टोर करने के लिए। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में हम लोग RHS का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और RHS में क्या है, इसकी मदद से हम लोग वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू पहले 1 था, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो आपको क्या मिलेगा, 2। तो तब उसके हिसाब से फिर अगर आप इस वाले लाइन को रन कीजिएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 हो जाएगा। एलसी को कुछ नहीं होगा, एलसी को हम लोग छूने भी नहीं जाएंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब डी एक्स डॉट वर्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी एक्स डॉट वर्ड फ्रीक्वेंसी। इसको अभी के लिए आप बस इग्नोर कीजिए। हम लोग को देखना क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट इज 1 इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटेशन चल रहा है, तो वो हम लोग देख लेंगे। बट उससे पहले ये देखिए कि काउंट कहाँ इंक्रीमेंट हुआ, जब डी ऑफ के ऑफ एल सी इज ग्रेटर देन एवरेज। तो एल सी तो हम लोग को पता है लेटर काउंट है, और ये के क्या है, के कीज इन डी है। तो कीज इन डी मतलब वही ABCD वाला जो हम लोगों ने निकाला था अभी ऊपर में, वही चीज है। तो डी ऑफ के और उसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू ए के बराबर है। ए का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो ए का वैल्यू क्या है, 0। ए का इंक्रीमेंट हो रहा है, नो कहीं इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे डी ए के बराबर है। तो मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी ए के बराबर मतलब 0 है, तो डी ऑफ के इज ग्रेटर देन एवरेज चेक करो, ये वाला कंडीशन चेक करो, और फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1 कर दो। तो इंक्रीमेंट होने के लिए कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए। और एवरेज अगर आप देखिएगा तो टोटल बाई काउंट है। तो ये क्या चीज दे रहा है, ये चीज लेटर काउंट ग्रेटर देन एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड दे रहा है। और ये कितना बड़ा, किससे बड़ा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन एवरेज। और ये एवरेज किससे मिल रहा है, टोटल बाई काउंट। तो टोटल हम लोग को कहाँ मिल रहा था, टोटल बाई काउंट हम लोग को मिल रहा था टोटल एक्स डॉट लेटर काउंट। तो ये हमारा लेटर काउंट था, तो यानी सम ऑफ ऑल लेटर्स। और काउंट इज इक्वल टू काउंट 1, तो फ्रीक्वेंसी। तो ये किसके लिए था, ये एंटायर के लिए था, तो एवरेज एंटायर। उस हिसाब से चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड विद लेटर काउंट लेस देन एवरेज, तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए, तो ये गलत है। नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स विद लेटर काउंट ग्रेटर देन एवरेज लेटर काउंट, तो ये देख सकते हैं लेटर काउंट जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, एवरेज लेटर काउंट से। एवरेज लेटर काउंट हमारा इससे मिल रहा है, और लेटर काउंट जो है ये इससे मिल रहा है। और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, मैक्सिमम कब होता है, जब ग्रेटर देन होता है, तो इसलिए ये सही है। नंबर ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स विद लेटर काउंट लेस देन एवरेज, अगेन लेस देन है, सो गलत। नंबर ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स विद लेटर काउंट ग्रेटर देन एवरेज, तो ये चीज मिनिमम नहीं होना चाहिए ना, ये चीज मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आपका ये वाला कंडीशन सही होगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ए, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन। अब देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं और इस तरीके से डिक्शनरी बना के कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, बट आप आराम से इसको कर पाइएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है।
we have a non-empty list location that stores the city name of each card from the scores dataset sorted in alphabetical order. This results in many duplicates. The following procedure attempt to extract the unique list of cities while preserving the sorted order. The pseudocode may have mistakes. Identify all such mistakes if any. It is a multiple select question. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपके पास कोई लोकेशन है, तो मैं उसको एल से डिनोट कर देता हूँ, और उसमें आपके सारे के सारे सिटी नेम्स हैं। तो से चेन्नई हो सकता है, बैंगलोर हो सकता है, मदुरई हो सकता है, इस तरीके से आपके सिटी नेम्स हैं इस लिस्ट में। और ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अल्फाबेटिकल मतलब जैसे अगर बी पहले आ रहा है सी से, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को पहले लिखेंगे। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। अगर मुझे सॉर्टेड लिस्ट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले बैंगलोर को लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं चेन्नई को लिखूंगा, और फिर मैं मदुरई को लिखूंगा। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका कार्ड है तो मल्टीपल कार्ड्स हैं, और मल्टीपल कार्ड्स मतलब मल्टीपल सिटीज, और हो सकता है कुछ सिटी सेम हो, तो मान लीजिए चेन्नई सेम है। तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे एक चेन्नई है, फिर यहाँ पे एक चेन्नई है। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि यहाँ डुप्लीकेट्स क्रिएट हो जा रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोसीजर है, जो भी हम लोगों ने यहाँ बनाने का कोशिश किया है इस सूडो कोड में, वो यूनिक लिस्ट ऑफ सिटीज दे रहा है, यानी कि आपको इस टाइप का कोई लिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या कोई मिस्टेक है। तो देखिए, यूनिक लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, तो ये एम्प्टी लिस्ट है, सो दैट मेक्स सेंस, ये सही है। यूनिक लिस्ट इज इक्वल टू यूनिक लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ लोकेशन। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो लोकेशन में जस्ट आप लिस्ट पुट कर दीजिए जो भी हमारा था। तो मैं चेन्नई को सी से डिनोट कर देता हूँ, बैंगलोर को बी से और एम से, और यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए एम एक और ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ लोकेशन क्या है, चेन्नई। तो अब मेरा जो यूनिक लिस्ट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए ये एक एलिमेंट है, हम लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना, तो ये सी हो जाएगा। और अब जब सी हो जाएगा तो फिर अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि मैं इसके बाद का जो लोकेशन है उस पे आइट्रेशन करूं और चेक करूं कि क्या वो सी से मैच कर रहा है। अगर वो सी से मैच कर रहा है तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूं, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूं। तो अब चलिए देखते हैं, प्रीवियस इक्वल टू लास्ट ऑफ लोकेशन। तो आपको लगता है लास्ट होगा, लास्ट मतलब ये एम वैल्यू, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, ये हमें क्या चाहिए, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसमें लास्ट लोकेशन क्या आ रहा है, हमें यहाँ पे रेस्ट ऑफ लोकेशन चाहिए, ना कि लास्ट ऑफ लोकेशन। तो ये एक एरर है। फॉर ईच एक्स इन रेस्ट ऑफ लोकेशन, तो आप देख सकते हैं कि प्रेव, अगर हमारा रेस्ट ऑफ लोकेशन होता तो हम लोग यहाँ प्रेव यूज कर सकते थे, बट यहाँ रेस्ट ऑफ लोकेशन है। तो रेस्ट ऑफ लोकेशन का मतलब यहाँ पे बैंगलोर आ जाएगा, मदुरई आ जाएगा और मदुरई आ जाएगा। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू प्रेव, तो अगर एक्स नहीं है बराबर प्रेव के, तो आपने जो एज्यूम किया ऊपर में कि ये रेस्ट ऑफ एल है, ये रेस्ट ऑफ एल नहीं, रेस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ एल होगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, जो भी रेस्ट है उसका पहला वैल्यू अगर वो प्रीवियस के बराबर नहीं है तो यूनिक लिस्ट में ऐड कर दो, बट अगर वो बराबर है तो प्रीवियस का वैल्यू क्या कर दो, एक्स का वैल्यू कर दो। यानी कि अगर मेरा यहाँ पे एम आ जा रहा है तो यूनिकली आ रहा है, लेकिन उसका दूसरा बार एम क्या आ रहा है, वो एम आ जा रहा है, राइट। तो एम आ जा रहा है, तो इसलिए मैं इस एम को प्रीवियस में स्टोर कर दूंगा, और जब मैं फिर से इसको चेक करूंगा तो चूंकि मेरा एक्स का वैल्यू नेक्स्ट टाइम एम है और प्रीवियस का वैल्यू भी एम है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग कहाँ मूव कर जाएंगे, नीचे वाले प्रेव ऑफ एक्स में। तो अब हम लोगों को गलती ढूंढना है। तो जनरली जब अगर ऐसा रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शंस पे जा सकते हैं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, एरर इन लाइन नंबर 3। तो जैसा हमने देखा था प्रीवियस में लाइन नंबर 3 में एरर है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एरर इन लाइन नंबर 4, तो लाइन नंबर 4 क्या है, नहीं, ये एकदम सही है, तो ये गलत है। एरर इन लाइन नंबर 5, लाइन नंबर इफ एक्स नॉट इक्वल टू प्रीवियस, तो एक्स नॉट इक्वल टू प्रीवियस अगर आप देखिएगा तो ये सही कोड है, क्योंकि हम लोगों को नहीं प्रीवियस है तभी तो यूनिक वैल्यूज मिलेंगे, तो इसलिए ये कोई गलत नहीं है। और चूंकि वहां गलती बोल रहा है इसलिए ये गलत जाएगा। एरर इन लाइन नंबर 6, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ लाइन नंबर 6 में क्या एरर है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक यूनिक लिस्ट रिटर्न हो रहा है, जो कि एक कोई लिस्ट होगा जिसमें कोई वैल्यू हो सकता है या वो एम्प्टी लिस्ट होता है। और जब इसमें डबल प्लस आ जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर डबल प्लस आ जा रहा है इसका मतलब आप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं एक लिस्ट में, और ये इस टाइप से होना चाहिए, मतलब वो एक एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट जरूर होना चाहिए। यहाँ पे वो स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है, इसलिए ये लाइन नंबर 6 गलत हो जा रहा है, और इसका मतलब यहाँ पे एरर है। तो इस तरीके से आपको समझना है। बट मान लीजिए कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं लाइन नंबर 3 के साथ, तो आप लाइन नंबर 3 नहीं भी टिक करेंगे तो चल जाएगा, लाइन नंबर 6 जरूर टिक कर दीजिए, क्योंकि ये देखने से ही पता चल जाता है, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट डरिए मत, ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है जितना इसमें इतना सारा चीज लिखा हुआ है और हमें लाइन बाय लाइन इसको तोड़ना है और समझना है। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है और आपको कोई कोड राइटिंग वाला क्वेश्चन दे रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्री एज्यूम नहीं करके चलना है कि आपका क्या होगा। जो भी आपका ऑप्शंस दिया हुआ है उस पे आपको जा करके चेक करते जाना है। उससे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है इस वाले में, तो चलिए देखते हैं। एलिस एंड बॉब आर ट्रू फ्रेंड्स, दे डिसाइड टू प्ले अ गेम ऑफ टॉस in which each of them holds a coin. They toss their coin alternatively for fixed number of times and the result of the series of tosses are recorded in A list. तो A लिस्ट आपका क्या स्टोर कर रहा है? A लिस्ट आपका स्टोर कर रहा है सीरीज ऑफ टॉसेस जो कि एलिस और बॉब ने साथ में उछाले, विच इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये इन्फो दे दिया गया है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको देख लेना है कि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। Each entry in the inner list is the result, the outcome of one pair of coin tosses form I and J, where I stores the outcome for Alice and J stores the outcome for Bob. But अगर आप नहीं समझ रहे तो यहाँ ऑप्शन में भी दिया है कैसे करना है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल A list H, T, T, T and T, H implies that first trial Alice has outcome H. तो ये किसका है? Alice का है। And Bob has outcome T. And the second trial Alice has outcome T and Bob has outcome T. तो आप अगर देखिएगा तो ये आपका I हो जा रहा है हर बार और ये आपका J हो जा रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि I क्या है? Alice है और J क्या है? Bob है। एंड सो ऑन। थर्ड ट्रायल में आपका एलिस का हो जाएगा टी और बॉब का हो जाएगा एच। टू डिटरमाइन द प्रोसीजर फाइंड विनर इज कॉल्ड टू एक्सेप्ट ए लिस्ट एज पैरामीटर। तो ये जो हमारा लिस्ट था यहाँ पे, सपोज इसको हमने पास किया एक्स के तौर पे ए लिस्ट में, तो एक्स क्या है? कुछ नहीं है, आपका ए लिस्ट है, ठीक है, एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न सी। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? सी। सी क्या है? कोई भी एक नंबर। अगर सी 0 है देन बॉब इज द विनर। इफ सी इज इक्वल टू 1 then Alice is the winner, and if C is equal to 10 then it is a draw. Which of the following procedures currently identify the winner? It is a multiple select question. MSQ है तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। और इसमें बोल रहा है कि आपका कौन सा प्रोसीजर है जो करेक्टली आइडेंटिफाई करता है विनर को। और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन तो मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकता है। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा आपको एक लिस्ट बना लेना चाहिए और उस पर फिर काम करना चाहिए। लकीली आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, मैंने बस उसे कॉपी करके यहाँ डाल दिया है। और क्राइटेरियाज लिख लेना चाहिए कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। तो आपको याद होगा कि C इज इक्वल टू 0 अगर है तो बॉब विनर है, C इज इक्वल टू 1 है तो एलिस विनर है और C इज इक्वल टू 2 है तो ड्रॉ है। ओके, अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो हम लोग इस पे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। और ध्यान रखिए ये ए लिस्ट क्या है? ये एल है जो मैंने यहाँ पास किया। तो एल इज सम इज इक्वल टू 0, बॉब सम इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 2 फॉर ईच टॉस इन ए लिस्ट। तो यहाँ पे एक लूप चल रहा है और ये टॉस का वैल्यू पहला वैल्यू एच कॉमा टी ही होगा। इफ फर्स्ट टॉस इज इक्वल टू एच, एल इज सम इज इक्वल टू एल इज सम प्लस 1। तो अगर आप देखिएगा तो एच क्यों क्लिक हो रहा है? उसका रीजन ये है कि एलिस का जो है वो एच आना चाहिए और बॉब का टी आना चाहिए। यानी अगर हेड आएगा तो ऑटोमेटिकली रिवर्स में टेल आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एलिस जो है वो हेड्स आने पे जीतती है और बॉब उसका अल्टरनेटिव यानी टेल्स आने पे जीतता है। यहाँ पे तो फर्स्ट टॉस एच है तो एलिस का सम इंक्रीमेंट कर दो, एल्स बॉब सम इंक्रीमेंट कर दो। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एल्स पे एक प्रॉब्लम है। ये एल्स में प्रॉब्लम ये है कि आप फर्स्ट टॉस इज इक्वल टू एच, राइट? तो फर्स्ट टॉस इक्वल टू एच का मतलब पहला वैल्यू। तो पहला वैल्यू मेरा क्या आ रहा है? यहाँ पे पहला वैल्यू मेरा इस वाले के केस में एच आ रहा है। अब अगर ये चीज ट्रू हो जा रहा है तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ टेल्स आ रहा है तो टेल्स इज नॉट इक्वल टू एच, तो बॉब का सम इंक्रीमेंट कर दो, ये इसका बोलना है। लेकिन आप देखिए ये फर्स्ट टॉस बोल रहा है, आपको यहाँ क्या चाहिए? लास्ट टॉस चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉस तो एक लिस्ट है ना, तो लिस्ट के ऊपर फर्स्ट ऑफ टॉस कीजिएगा तो सिर्फ पहला एलिमेंट दिया। तो अगर आपको लास्ट चाहिए तो लास्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा आपको? टी इस पे मिलेगा ना। जब आप लास्ट ऑफ टॉस कीजिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टॉस के लिए एच आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टॉस इज इक्वल टू टी आ रहा है तो बॉब आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ टॉस तो हमेशा एलिस के लिए डिटरमाइंड है ना, जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाए। प्रोसीजर फाइंड विनर ए लिस्ट, सम इज इक्वल टू 0, बॉब सम इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 2। तो फॉर ईच टॉस इन ए लिस्ट, तो टॉस अगेन हमारा एच कॉमा टी है, आप भी एज्यूम कर सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ टॉस इज इक्वल टू एच, एल इज सम प्लस 1। तो ये सही है क्योंकि अगर टॉस हेड है
फर्स्ट टॉस तो वो एलिस का डिटरमाइंड है, तो यहाँ ये एलिस के लिए है, तो एलिस जो है वो जीत रही है, तो एलिस सम इंक्रीमेंट हो गया। इफ, अब देखिए जो मैंने बोला ना लास्ट टॉस चाहिए, तो लास्ट ऑफ टॉस क्या है, टी है, तो इफ लास्ट ऑफ टॉस इज इक्वल टू एच, बॉब सम इज इक्वल टू बॉब सम प्लस वन, तो यहाँ पे जो है अगर बॉब को एच मिल रहा है तो वो जीत रहा है, तो हमारा एक अजम्पशन यहाँ पे छोटा सा गलती था, ये बॉब भी एच के ऊपर ही जीतेगा। तो आपको हमेशा कोड के हिसाब से जाना है, मैंने जैसे बोला था ना कि प्री एज्यूम नहीं करना है, वो जानबूझ के मैंने किया था, ताकि अगर आप प्री एज्यूम कीजिएगा तो ऐसी गलती हो सकती है, इसलिए आपको कोड को देखना है, उसके हिसाब से अलाइन करना है। तो लास्ट ऑफ टॉस इज इक्वल टू, तो ये किसके लिए है, बॉब के लिए है। अब लास्ट ऑफ टॉस ढूंढ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू ये मिलेगा इसको, और यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा इसको। तो अगर ऐसा होता, अगर ये एच होता, तो बॉब का सम इंक्रीमेंट हो जाता। अब जब बॉब सम और एलिस सम मिल गया, तो एक तरीके से हम लोग को काउंट मिल गया यहाँ पे। अब जब काउंट मिल गया, बॉब सम इज ग्रेटर देन एलिस सम, सी इज इक्वल टू जीरो, यानी बॉब सम अगर एलिस सम से ज्यादा हो तो सी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, यानी कि बॉब विनर होगा, जैसा हमारा क्राइटेरिया है। बॉब सम अगर लेस देन एलिस सम है तो सी इज इक्वल टू वन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिस विनर होगी, और अगर नहीं तो ये सी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं टू है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, सी इज इक्वल टू टू, यानी कि ये ड्रॉ हो रहा है। तो तीनों ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आंसर आप देख सकते हैं कि सही भी है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है बट ट्रिकी भी है एट द सेम पॉइंट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगी। तो कंसिडर अ डिक्शनरी डिक ए this value, B this value, and C 19. The following procedure do something executed on the dictionary dict. What does the procedure do something return? ये क्या रिटर्न कर रहा है वो हम लोगों को बताना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये है आपका की, और ये है उसका एसोसिएटेड वैल्यू। तो ये की 1 है, ये आपका की 2 है, और ये वैल्यू 2 है ऑब्वियसली। तो जब भी आप इस पे कमेंट कॉल करेंगे, तो आप अगर ऐसा डी ऑफ ए करते हैं, तो आपको ये रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। तो प्रोसीजर डू समथिंग डिक्ट, तो डिक्ट हमने पास कर दिया, ये डिक्ट आपका पास हो गया इसमें। अब फॉर ईच आई इन कीज ऑफ डी, तो सबसे पहले कीज ऑफ डिक्ट जो है वो हम लोग को चाहिए। तो कीज क्या क्या, ये की 1 है, ये की 2 है, और ये की 3 है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, और सी मिलेगा। रिटर्न डिक्ट ऑफ आई, तो यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिक्ट ऑफ आई क्या रिटर्न कर रहा है। तो ध्यान रखिए, आपको ये रिटर्न कर रहा है डिक्ट ऑफ ए सबसे पहले, उसके बाद डिक्ट ऑफ बी, और फिर उसके बाद डिक्ट ऑफ सी। तो ए रिटर्न क्या करेगा आपको 1 2 3 4 5, बी रिटर्न क्या करेगा 6 7 8 9, और सी रिटर्न क्या करेगा 19, ओनली 19। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रोसीजर में रिटर्न 6 7 8 9, तो आप देख सकते हैं कि ये मैच कर रहा है डी ऑफ बी के साथ, इसलिए ये ऑप्शन सही है। द प्रोसीजर ऑलवेज रिटर्न 1 2 3 4 5 सिंस द की ए कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकली। तो ये क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन है। अगर बच्चों को ये नहीं पता होगा कि डिक्शनरी में जो कीज होता है वो अनसॉर्टेड होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप की यहाँ पे ही ए डालिए, हो सकता है आप ए यहाँ पे डालिए, मतलब आपका डिक्शनरी जो आप यहाँ बना रहे हैं, हो सकता है आप बी पहले डालिए और फिर ए जो है वो बाद में डालिए, तो यहाँ पे वो उसको सही टिक कर देंगे, बट ये गलत है, क्योंकि डिक्शनरी में कीज अनसॉर्टेड होते हैं, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, अगर आप ये बोलते कि प्रोसीजर ऑलवेज रिटर्न 1 2 3 4 5, ये सही होता, बट ये वाला पार्ट लगने की वजह से ये गलत हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा चीज जितना बोला जाए क्वेश्चन में सिर्फ उतना कीजिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। अब द प्रोसीजर में रिटर्न 1 2 3 5, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 3 4 5 रिटर्न हो रहा है, ना कि 3 5 रिटर्न हो रहा है, इसलिए ये गलत है। प्रोसीजर में रिटर्न 19, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं डिक्ट ऑफ सी जो है वो आपको 19 दे रहा है, तो ये आंसर सही है। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा ट्रिक की वजह से ये क्वेश्चन कितना अच्छे से आपका मार्क्स ले सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा इस टाइप के। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executing using the library dataset. The template of library dataset is attached at the beginning of this paper. चलिए पहले देख लेते हैं कि हमारा जो लाइब्रेरी डेटासेट है वो किस तरीके का दिखता है। तो अगर आप देखिएगा तो ये देखिए, रो नंबर दिया हुआ है आपको,
आपको नेम दिया हुआ है, आपको ऑथर दिया हुआ है, जॉनर दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया, पेजेस दिया, पब्लिशर दिया और ईयर। तो अगर आपको एक्स बोले तो अगेन आप ये जान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ एक्सेस करना है सपोज नेम, तो एक्स डॉट नेम लिखा रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोगों को इसका जरूरत पड़ने वाला है अपने कोड में। चलिए वापस अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या चीज है जो हम लोगों को करना है। P is a list of author who have written books in English। तो P क्या स्टोर करता है? ऑथर का लिस्ट। तो ये ऑथर क्या होंगे? ऑथर नेम होंगे ऑब्वियसली, और वो क्या होने चाहिए? बुक लिखे होने चाहिए किसमें? इंग्लिश में। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो अगर आपको कुछ गिवन रहता है तो ऐसा बना लीजिए एक्स वाई जेड ए बी। लेट से यही वो लोग ऑथर्स हैं जो लिखे हैं बुक। Dict of X stores the number of books having at least 100 pages and written on or before 2000। तो आपको सबसे पहले ये चीज को अगर दिया हुआ है तो ये कोड में आपका काम आएगा, तो इसलिए हमको उसको तोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें जो भी बुक्स है उसको तोड़ेंगे। एटलीस्ट 100 यानी कि मिनिमम 100 होना ही चाहिए, और रिटन ऑन और बिफोर यानी कि 2000 से पहले या 2000 में, तो ग्रेटर देन 2000, तभी तो ज्यादा होगा ना। ऑथर एक्स चूज द करेक्ट फ्रैगमेंट टू कंप्लीट द डिक्शनरी। अब देखिए डिक्ट ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो जब भी डिक्ट दिया रहे तो इसके साथ एक सिनेरियो रहता है कि अगर की प्रेजेंट है तब आप ऑपरेशन करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो आपको की वैल्यू पेयर बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे कोड में ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि नहीं। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, डिक्ट एम्प्टी है फॉर ईच ऑथर इन पी। तो अगर आप कंफ्यूज है कि पी क्या है, तो पी हमारा जस्ट एक्स वाई जेड ए बी। तो ऑथर का वैल्यू इनिशियली क्या होगा? एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड होगा, फिर ए होगा, ये बी होगा। तो ये क्या है? आपका आइटरेटर है। डिक्ट ऑफ ऑथर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, तो ये समझ लीजिए कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये आपका जो इनिशियली आपका डिक्शनरी एम्प्टी है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है। एक्स पहली बार तो ऑथर 0 हो जाएगा, तो ये तो हम लोग यहाँ पे x इज टू 0। फिर क्या करेंगे? ऑथर y हो जाएगा, y इज टू 0। उसके बाद फिर ऑथर क्या हो जाएगा? z। तो z इज टू 0, फिर a इज टू 0 एंड फिर b इज टू 0। तो इस टाइप का हम लोगों को डिक्ट मिल जाएगा फाइनली। तो जब हम लोग को ये डिक्ट फाइनली मिल जाएगा तब हम लोग इस पे ऑपरेशन करना शुरू करेंगे, और वही चीज आपको फिल करना है कि यहाँ कोड क्या होगा। तो इस कोड को अगर आपको फिल करना है तो आपको ये कंडीशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आप गौर किए हो तो यहाँ पे हम लोग नॉट की वाला ऑपरेशन यानी कि की बनाने वाला जो ऑपरेशन था जब की हमारा नहीं हो वो परफॉर्म किए। तो अब हम लोगों को ऑब्वियसली इसमें इंक्रीमेंट करना है। तो ऑब्वियसली जो भी मेरा होगा वो डी ऑफ ऑथर होगा। तो डी मतलब डिक्ट इज इक्वल टू डी ऑफ ऑथर, यानी मेरा जो भी वैल्यू एक्सेस मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो होता है वो डिक्शनरी होता है और राइट हैंड साइड में हमेशा वैल्यू होता है +1। ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इफ इज की डिक्ट कॉमा एक्स डॉट ऑथर। तो ये कमांड हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि क्या ये ऑथर उस डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। तो सपोज मेरा ए है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ए प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एंड एक्स डॉट पेजेस इज ग्रेटर देन 100। तो ये पेजेस कहाँ से है? ये आपका वही डिक्शनरी डेटा सेट के अंदर जो है उस पे है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाएगा आपका। एंड x डॉट ईयर इज लेस देन इक्वल टू 2000। तो हम लोगों को बोला था ना, जो आपका ईयर होगा वो 2000 और बिफोर होगा। तो वही चीज है यहाँ पे। अगर ये दोनों कंडीशन पास हो रहा है तो ये एंड है, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ एंड है, तो ये दोनों मिलके क्या मिलेंगे आपको? ट्रू एंड ट्रू। तो आपको फाइनली क्या मिला? ट्रू। तो अगर आपको ट्रू मिल गया तो आप यहाँ जाएंगे अंदर, डिक्ट ऑफ ऑथर डिक्ट ऑफ ऑथर +1 जो हमने यहाँ पे लिखा था मैंने, तो ये आंसर जो होगा ये सही हो जाएगा। तो अब अगर आप एक चीज में कंफ्यूज है यहाँ पे कि एंड क्यों हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे साफ हिंट दिया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आंसर। इफ इज की डिक्ट कॉमा एक्स डॉट ऑथर और, यहाँ सीधे और हो गया इसलिए ये आंसर गलत है, क्योंकि हम लोग को तो एंड चाहिए, तो ये गलत। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको टिक करके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको ज्यादा मार्क्स चाहना चाहते हैं और आप कंफर्म हैं कि हाँ आप सही कर लीजिएगा इसमें, तो आप कुछ नए तरीके से भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको दिमाग एकदम ओपन रखना होगा। ऐसा नहीं समझना है कि यही एक ऑप्शन है। तो अब हम लोग देखते हैं C इज इक्वल टू फॉल्स एंड D इज इक्वल टू फॉल्स। तो ऑब्वियसली ये मेरा कोई काउंटर है। इफ इज की डिक्ट एक्स डॉट ऑथर एंड एक्स डॉट पेजेस इज ग्रेटर देन 100, C को ट्रू कर दो। तो C क्या होल्ड कर रहा है? ऑथर होना चाहिए प्लस
पेजेस ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 होने चाहिए। इफ इज की x डॉट ऑथर एंड x डॉट ईयर इज लेस देन 2000, तो अब d क्या स्टोर करेगा आपका, d स्टोर करेगा ऑथर प्लस ईयर लेस देन इक्वल टू 2000, यानी कि 2000 से पहले लिखा हुआ होना चाहिए, 2000 में लिखा होना चाहिए। तो ये दोनों अगर ट्रू हो जाएगा तब हम लोग इस कंडीशन में आएंगे ऑब्वियसली। तो देखते हैं इफ सी एंड डी, तो सी एंड डी क्या है आपका, ट्रू ऑलरेडी है, ट्रू एंड ट्रू। तो डिक्ट ऑफ ऑथर इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ ऑथर प्लस 1, तो ये हमारा काउंट वाला जो फंडा था वही वाला फंडा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये वाला चीज आपका फॉल्स हो जाता किसी वजह से, मतलब ये वाला कोई कंडीशन होता, इसमें ये वाला कंडीशन ही फेल हो जाता मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस वाले को चेक करता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंड कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, मान लीजिए सी तो फॉल्स हो जा रहा है लेकिन डी क्या हो जा रहा है, ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाता तो ये इसके अंदर जाता ही नहीं, ये इग्नोर कर देता। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100% सही है, आप इसको टिक कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिएगा तो अगेन ये और वाला कंडीशन आ जा रहा है, इसलिए गलत हो जा रहा है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप देखिएगा तो ये जो है इसी कोड को लिखने का लॉन्ग कट तरीका है, तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल फ्लैग रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। अब सवाल उठता है कि फ्लैग है कहाँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ टॉप पे आपका कोड ब्लॉक है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर में जाइएगा तो आप ऑब्वियसली इस वाली चीज को एनकाउंटर पहले कीजिएगा, और आप क्या कीजिएगा, आप इसको डिबग करने लग जाइएगा। बट ऐसा मत कीजिए, आपको क्या करना है, आपको सब क्वेश्चंस पे जाना है और देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करने का टाइम मिल जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है, और बाकी चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्लैग वेरिएबल के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट है एस लिस्ट, डब्ल्यू लिस्ट, फ्लैग इज इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों को चूंकि फ्लैग पे ध्यान रखना है तो हम लोगों को ये फ्लैग वेरिएबल पे फोकस करना चाहिए। फ्लैग इज इक्वल टू काउंट, तो अब ये काउंट कहाँ है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि आपका कोड काउंट यहाँ पे है। तो अब अगर आप देखिएगा तो आपको क्या बोल रहा है, काउंट कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना। तो अब ये ट्रू कब हो रहा है, ये एक सवाल है। तो ट्रू तब हो रहा है जब पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू एडजेक्टिव, यानी कि आपका जो भी वर्ड है वो एडजेक्टिव हो। लेकिन क्या आपको लगता है यहीं पे आपका काम खत्म हो जा रहा है? उसके बाद आप देखिए काउंट का वैल्यू 0 हो जा रहा है, यानी कि हो ना हो किसी ना किसी तरीके से ये इंटरलिंक्ड है। तो अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है तो काउंट का वैल्यू 1 हो जा रहा है, और फ्लैग में हम लोग काउंट का वैल्यू 1 स्टोर कर दे रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, हम लोग काउंट में क्या स्टोर कर रहे हैं, जब वो एडजेक्टिव है। लेकिन आप एक और चीज देख सकते हैं कि ये फ्लैग वैल्यू तभी इंक्रीमेंट होगा जब एक्स डॉट वर्ड एंड विद फुल स्टॉप, यानी कि आपका एंड ऑफ सेंटेंस हो। तो अगर आप फिर ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कैसे तोड़ूंगा, तो देखिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए प्लस एंड ऑफ सेंटेंस चाहिए, तो ये मुझे जहां भी मिल जाएगा वो मेरा ऑप्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच सेंटेंस गलत, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस ये एक ऑप्शन हो सकता है, नंबर ऑफ नॉन एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस नहीं, हम लोग को एडजेक्टिव ही चाहिए, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स दैट आर नॉट रिपीटेड इन ईच सेंटेंस ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं भी एडजेक्टिव इज इक्वल टू एडजेक्टिव वाला चीज चेक ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस। तो ईच सेंटेंस मतलब एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस का एंड हुआ प्लस फिर दूसरा सेंटेंस का एंड हुआ, तो हर एक सेंटेंस के बाद आप देख सकते हैं कि काउंट का वैल्यू जो है वो 0 हो जा रहा है, यानी फिर से फ्लैग में काउंट का वैल्यू आ रहा है। तो इसलिए आप इसको सेफली टिक कर सकते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंस, बिकॉज हम लोग को एडजेक्टिव भी मिल रहा है, ईच सेंटेंस मतलब एंड ऑफ सेंटेंस एक तरीके से। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तोड़ना आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 होगा, और इस क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू लिस्ट का वैल्यू बताना है कि वो क्या लास्ट सेंटेंस का सारा वर्ड कैप्चर करेगा। तो इसका आंसर तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं फॉल्स है, बट क्यों है अब हम लोग वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको याद हो तो हम लोग इतना चीज कैलकुलेट कर लिए थे, राइट। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक एस लिस्ट नामक शब्द और यहाँ पे एक डब्ल्यू लिस्ट है। तो पहली बार मेरा डब्ल्यू लिस्ट कब आ रहा है, मेरा डब्ल्यू लिस्ट तब पहली बार आ रहा है जब ये इफ कंडीशन से नहीं पास हो रहा है, यानी कि एडजेक्टिव नहीं हो रहा है, यानी कि ऑल एक्सेप्ट
एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच इसमें आ जा रहा है, यानी कि सारे के सारे डब्ल्यू लिस्ट के वर्ड्स जो भी आपका आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि ये एक्सटॉट वर्ड जो है ये एक एलिमेंट है। तो हो सकता है कि मेरा जो वर्ड है वो हो सकता है एम, एडजेक्टिव है नहीं है, आई, ही, इस टाइप का आपका आ रहा है। तो ये डब्ल्यू लिस्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए इफ एक्स डॉट वर्ड फुल स्टॉप हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, फ्लैग का वैल्यू काउंट हुआ, एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट, और डब्ल्यू लिस्ट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एम्प्टी। तो कायदे से आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस ये देखना है कि क्या एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस वो लास्ट वर्ड स्टोर कर रहा है। नहीं, अगर वो लास्ट वर्ड स्टोर कर रहा होता तो यहाँ लास्ट ऑफ रेस्ट ऑफ डब्ल्यू लिस्ट होता, बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है जो हमारा फॉल्स था वो सही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। तो द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एस लिस्ट विल बी द सेम एज नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन द वर्ड्स डेटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। तो अगर आप देखे हो आपके कोड में, जैसा हमने पहले देखा कि एस लिस्ट एक लिस्ट था, इसमें कुछ ना कुछ हम लोग स्टोर कर रहे थे और इसके ऊपर हमने लेंथ कैरेक्टर यूज किया। तो लेंथ अगर आप निकाल रहे हैं किसी लिस्ट का तो वो बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पर्टिकुलर एस लिस्ट का, वो सेम है क्या नंबर ऑफ सेंटेंसेस वर्ड्स डेटा सेट के अंदर जो हमने रन किया उस पे। और इसके लिए आपको ये सही है या गलत है ये आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो चलिए देखते हैं कि जो ये बोल रहा है क्या ये सही है। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को फोकस करना है एस लिस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं एस लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, जैसा कि यहाँ डिफाइंड भी है। और दूसरी बार एस लिस्ट कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, एस लिस्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट। अब सवाल उठता है कि डब्ल्यू लिस्ट क्या है। तो डब्ल्यू लिस्ट क्या था, डब्ल्यू लिस्ट सारे वर्ड्स होल्ड कर रहा था हमारा, चाहे वो एडजेक्टिव हो या कुछ भी हो। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिस्ट क्या स्टोर कर रहा है, एडजेक्टिव प्लस ऑल POS दैट इज ऑल वर्ड्स। और फिर आप देख सकते हैं वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ सेंटेंस है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। फ्लैग इज इक्वल टू काउंट एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट। तो अगर आप देखिएगा तो डब्ल्यू लिस्ट जो है वो एक एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू लिस्ट आप ऐड कर रहे हैं तो इस डब्ल्यू लिस्ट से आपको कुछ इस टाइप का कुछ मिला था, राइट। तो ये एक सेंटेंस का था। उसके बाद आप देख सकते हैं डब्ल्यू लिस्ट फिर से एम्प्टी हो गया था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस के लिए जब गए और एंड किए तब हम लोग फिर से एस लिस्ट में ऐड किए। तो जरूरी नहीं है कि एक ही आपको लिस्ट मिले, हो सकता है ना इसके बाद भी आपको एक और लिस्ट मिल सकता है। तो ऐसे करते करते अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ एस लिस्ट एस टाइप का मिलेगा। सपोज एम ई ही, इसके बाद शी गेम एल। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारा लिस्ट कंप्लीट होता है। लेकिन ये क्या है, ये फर्स्ट सेंटेंस के लिए है और ये क्या है, ये सेकंड सेंटेंस के लिए है। तो एस लिस्ट एक्चुअली क्या है, सेंटेंस के सारे वर्ड्स को होल्ड कर रहा है। और अगर आप देखिएगा तो एस लिस्ट कहीं भी फिर से एम्प्टी नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्टोर करते ही जा रहा है। तो अगर मैं इस लेंथ ऑफ एस लिस्ट निकालूंगा तो ऑब्वियसली मेरा एस लिस्ट जो है एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, इसलिए क्या होगा, मुझे इसके अंदर का एलिमेंट लेना होगा। तो ये पहला एलिमेंट पूरा का पूरा यहां से यहां तक, दूसरा एलिमेंट यहां से लेके यहां तक। तो हमको कितना मिला, 2। तो इसका मतलब क्या है, मेरे सेंटेंस का नंबर कितना है, 2 सेंटेंसेस है मेरे पूरे के पूरे पैराग्राफ में। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, सेंटेंस निकाल रहे हैं। तो एस लिस्ट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस ही है। तो जो वहां लिखा हुआ था वो एकदम सही है। और इंडीड अगर आप आंसर देखने जाइएगा तो ये आंसर ट्रू आ जा रहा है, यानी कि ये नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है ये सही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सारा का सारा क्वेश्चन खत्म होता है अगस्त टर्म के क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखें। तो दोस्तों अभी तक में तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स देने वाला हूं जो आपको एग्जाम में काफी आसानी से क्वेश्चंस को तोड़ने में हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो एग्जाम टिप है वो ये है कि रिलैक्स कीजिए 1 मिनट बिफोर अटेम्प्टिंग सीटिंग पेपर। रीजन, सीटी काफी लेंथी पेपर होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सब ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको छोटे से छोटे डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए आप तभी कर पाइएगा जब आप थोड़े रिलैक्स रहिएगा। तो मान लीजिए आपने मैथ्स का पेपर कंप्लीट कर लिया और फिर आप सीटी के पेपर पे जा रहे हैं, तो
क्योंकि दोनों सब्जेक्ट काफी ज्यादा लेंदी होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, 1 मिनट या 2 मिनट थोड़ा पानी अगर पी सकते हैं तो पानी पीजिए, और फिर उसके बाद सीटी पेपर कीजिए, तो आपका मन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और आपको ज्यादा ये नहीं होगा। और 1 मिनट 2 मिनट में कोई ऐसा खास टाइम भी नहीं जाता, तो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है, जो आपने देखा भी होगा मैंने किया, डोंट स्किप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होता है कि क्वेश्चंस बड़े हैं तो लोग स्किप कर देते हैं और सीधे ऑप्शंस पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 80% ऑफ वर्क जो होता है वो क्वेश्चन समझने में ही होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं तो आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पाइएगा, उस पर डेटा सेट क्रिएट कर पाइएगा और फिर उस पर काम कर पाइएगा। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि एमएसक्यू में जो होता है वो ऑप्शंस में टिक करके आ जाते हैं जिसमें वो 80% या 70% ही श्योर होते हैं, मतलब वो असमंजस में होते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एमएसक्यू में तभी ऑप्शन टिक कीजिए जब आप 100% श्योर हो। अगर आप 100% श्योर नहीं हो और आपने टिक कर दिया और वो गलत हो गया, तो इवन तो अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन भी करके दीजिएगा ना, तो भी आपका पूरा मार्क्स 0 हो जाएगा। एंड आई एम श्योर आप ये नहीं चाहेंगे। इसके बाद फोर्थ जो ट्रिक है, ये आपने मुझे करते हुए भी देखा होगा इस पूरे के पूरे सेशन में। ट्राई टू क्रिएट डेमो डेटा एंड वर्क ऑन इट। तो आपको डेमो डेटा क्रिएट करना है और इस तरीके से आपकी चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब आप डेमो डेटा क्रिएट कीजिएगा तो उस पर आप जब सूडो कोड रन कीजिएगा तो आपके पास एक विजुअलाइजेशन करने के लिए आइडिया होगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, और उससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा आपका सारा चीज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टिप है। फोर्थ टिप जो है वो ये है कि कई बार होता है कि क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, स्पेशली सूडो कोड जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो उस समय क्या करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पे ही सिर्फ फोकस करना है सबसे पहले, और उसमें ये देखना है कि पार्ट क्या है जो वो पूछा गया। जैसे अगर आपको याद हो तो एक जगह पे हमने फ्लैग वेरिएबल यूज किया था, तो मैंने सिर्फ फ्लैग पे फोकस किया और फिर उसके बाद उससे ऊपर जाता गया कि कहाँ इफ कंडीशन ट्रू हो रहा है, कहाँ पे उसका जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने चीजों को तोड़ा। तो ये तभी कीजिएगा जब सूडो कोड काफी लंबा है और लेंदी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि कभी भी आंसर्स अज्यूम मत कीजिएगा, हमेशा जो दिया हुआ है उसके साथ दीजिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कॉइन टॉस वाला एग्जाम्पल था। उसमें आप देख सकते हैं मैंने एक चीज अज्यूम कर लिया कि एलिस जो है वो हेड्स पे जीतेगी और बॉब जो है वो टेल्स पे ही जीतेगा, बट ऐसा हमारे सूडो कोड में नहीं था। तो मैं उसको टिक करके नहीं आता, बट चूंकि मैंने वो जानबूझ के लिया था इसलिए मैं उसको करेक्ट कर पाया। तो इसलिए एज्यूम कभी मत कीजिएगा आंसर, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है कि हर एक छोटे क्वेश्चन पे 3 से 5 मिनट से ज्यादा कभी मत दीजिए। हाँ, अगर बड़ा क्वेश्चन है जिसमें कॉम्प्लेक्स सूडो कोड है और उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहा है तो 7 से 10 मिनट्स एट मैक्स आप दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। बट ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन में 30-40 मिनट्स देते हैं, वैसा आप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद 7th नंबर पे आपको हमेशा कॉन्सेप्ट जो वीक 1 to 4 का है वो हमेशा काम आएगा। यहाँ पे वीक 5 to 8 में आपको मेनली वीक 1 to 4 के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, लाइक मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। लेकिन ये यूज किस पे हो रहा है, ये हो रहा है लिस्ट पे यूज, ये डिक्शनरी पे यूज हो रहा है। और इसका भी एक कॉम्प्लेक्स केस लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्ट और डिक्ट ऑफ डिक्ट पे। तो अगर ऐसा है तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि एम्फेसिस दीजिए वीक 7 और 8 में, जो कि ये वाला पार्ट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोड अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसी की मदद से तोड़ा। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिस्ट, फंक्शंस या प्रोसीजर्स जो बोलते हैं उसको जानिए। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरा, आप उसको देख सकते हैं। और फाइनली जो लास्ट है वो ये कि अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज पे आंसर कीजिए, क्योंकि तभी आप 100% ऑथराइज रह पाइएगा सर लोगों से भी क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर आप बेस्ट टू नॉलेज नहीं दीजिएगा, सिर्फ तुक्का मार के आइएगा, तो दैट इज नॉट फिजिबल। लास्ट मिनट के लिए मे बी हल्का फुल्का फिजिबल हो। फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं बम तो अभी फट चुका है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड होप यू डू वेरी गुड इन एग्जामिनेशन। इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय।